द्वितीय वर्ष कला द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, परिभाषा, इसके विकास का क्रम हमने पिछले विभिन्न वीडियोज़ में समझा है। आज इसके अध्ययन के उपागम यानी तरीका, रास्ता, किस तरीके से, किस विधि से, किस माध्यम से हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। हम सबको ध्यान में है कि आर्थिक भूगोल का जो विकास क्रम है वो विभिन्न कालखंडों में हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से और अपने अध्ययन की तकनीक से इसे पुष्ट किया है। इसलिए समय के अनुसार जिन जिन विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने उसके अध्ययन के अपने अपने तरीके विकसित किए। आज हम सब लोग आर्थिक भूगोल पढ़ने पढ़ाने वाले लोग उन्हीं अध्ययन और तरीकों का पुनरावृत्ति करते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को आर्थिक भूगोल में शोध कार्य करना है तो उसे उन्हीं पुरातन विद्वानों के उपागमों का सहारा लेना पड़ेगा, जिनके माध्यम से यह आर्थिक भूगोल विकसित हुआ है। तो आर्थिक भूगोल के विषय सामग्री में विविधता है। इसकी विशेष सामग्री में को कई तरीके से देखा और विश्लेषित किया जा सकता है। विषय विश्लेषण के इस दृष्टिकोण को ही उपागम कहा जाता है। आर्थिक भूगोल की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, द सब्जेक्ट मैटर, एम्स यानी उद्देश्य आदि का भूगोल के सामान्य विकास क्रम के अनुसार विकास होने के कई कारण भौगोलिक अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपागमों का आर्थिक भूगोल में प्रयोग किया जाता है। अतः भूगोल की अन्य कई शाखाओं के भांति ही आर्थिक भूगोल में भी निम्न उपागमों का उपयोग किया जा रहा है। पहला है द सिस्टेमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध उपागम। भूगोल में द्वैतवाद में से क्रमबद्ध वर्सेस रीजनल यानी प्रादेशिक उपागम का द्वैतवाद भी प्रमुख है। आधुनिक विकास के कालखंड में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर इसके जन्मदाता समझे जाते हैं। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु एवं तत्व यानी फिनोमिना या एलिमेंट विशेष के विश्व वितरण संबंधी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये तत्व प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक अथवा इनका अंतर संबंधित समुदाय भी हो सकता है। क्रमबद्ध उपागम में प्रत्येक तत्व का अलग अलग अध्ययन होता है और उसके विश्व वितरण का प्रतिरूप और उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कृषि और औद्योगिक उत्पादों के प्रतिरूपों के अध्ययन को वस्तुपरक यानी कमोडिटी अप्रोच कहा जाता है। इस उपागम का आर्थिक भूगोल के अध्ययन में काफ़ी महत्व है। क्रमबद्ध एवं वस्तुपरक अध्ययनों का क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है। यह उपागम प्रादेशिक उपागम का विरोधी कतई नहीं है। वास्तव में तत्वों के वितरण के प्रतिरूप के आधार पर ही इस उपागम में भी प्रदेश बनाए जाते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्रमबद्ध उपागम के तत्वों की प्रादेशिक भिन्नता का विश्लेषण किया जाता है। जैसे क्रमबद्ध उपागम में यदि हम किसी भी फसल का उत्पादन करेंगे या उत्पादन का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कृषि एक आर्थिक क्रिया है, उसमें जैसे गेहूँ, तो गेहूँ का उत्पादन चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, रशिया, यूएसए या अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। इस आधार पर गेहूँ एक एलिमेंट हुआ, एक तत्व हुआ और उस तत्व का संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानते हुए
उनका यदि वितरण, प्रतिरूप और अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है तो फिर तरह तरह के उसमें प्रदेश निकल कर आते हैं। गेहूं का यूरोप का प्रदेश, गेहूं का एशियाई प्रदेश, गेहूं का अमेरिकन प्रदेश, गेहूं का यूरेशिया प्रदेश। तो इस तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन में भी प्रादेशिक विभाजन या प्रादेशिक उप विभाग छुपे हुए होते हैं। दूसरा है इसी के साथ प्रादेशिक उपागम, द रीजनल अप्रोच। प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर उसके संसाधनों का वितरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत को संसाधन अध्ययन की इकाई मानकर उसमें भारत में खनिज, भारत में शक्ति संसाधन, भारत में जैविक संसाधन, भारत में कृषि फसलें, भारत में जल एवं मृदा संसाधन, भारत की जनसंख्या, ये इस तरह से एक विवरण, क्रमबद्ध विवरण होगा और ये प्रकरण अनुसार या ना अध्याय के अनुसार अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन की प्रादेशिक विधि भूगोल के साथ आर्थिक भूगोल में इसका सबसे अधिक महत्व है। आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक युगों में प्रादेशिक उपागम का ही अधिक उपयोग किया गया। क्रमबद्ध उपागम में हम जहाँ पर संपूर्ण विश्व अध्ययन का क्षेत्र होता है, परंतु इतने बड़े क्षेत्र का गहन अध्ययन करना कठिन होता है। वह अध्ययन सतह पर होता है, पर यदि हमें डीपली या रूट लेवल पर जाकर, नीचे की ओर पर जाकर किसी क्षेत्र को समझना है तो उसके लिए हम प्रादेशिक उपागम का सहारा लेते हैं। इसी उद्देश्य से भूगोल में प्रादेशिक उपागम से अध्ययन किए जाते हैं। इन अध्ययनों में विश्लेषण मात्र एक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, परंतु यह विश्लेषण एक तत्व का न होकर संपूर्ण आर्थिक भूदृश्य का होता है। सामान्यतः ऐसे अध्ययन में एक ही अंग की दशाओं पर विश्लेषण किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रादेशिक विशिष्टता और असंतुलन संबंधी अध्ययनों में भी कई क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। इसमें वस्तुपरक प्रादेशिक अध्ययन भी इसे कहा जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रादेशिक उपागम में सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को कुछ प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक प्रदेश के सभी तत्वों के वितरण और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम को सम्मिलित रूप से विवरणात्मक और संस्थात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है और कई विद्वानों ने इन दोनों विधियों का सहारा लिया है। आर्थिक भूगोल का जहाँ तक यह अध्ययन के दोनों उपागम हैं, एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। हाँ, समय के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने जिनकी अपनी रुचि जिस अनुसार थी, उन्होंने उस प्रकार के अध्ययन उपागम को अधिक महत्व दिया है। तीसरा है सैद्धांतिक उपागम, थ्योरेटिकल अप्रोच। आर्थिक भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाने की इच्छा रखने वाले अनेक भूगोलवेताओं का मत था कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए आर्थिक कार्यों के स्थानीकरण संबंधी सिद्धांत, थ्योरेटिकल थ्योरीज ऑफ लोकेशंस तथा नियम विकसित करना अधिक उचित होगा। इसके प्रतिपादन में प्रादेशिक उपागम अक्षम था। इस कारण सैद्धांतिक उपागम में कृषि, उद्योग आदि के स्थानीयकरण और उनके वर्गीकरण और वितरण की व्याख्या के नियम और सिद्धांत बनाने पर जोर दिया गया। मॉडल बनाना भी इन्हीं में से एक उद्देश्य था। हम अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थिति सिद्धांत, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, क्रिस्टेलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत आदि मॉडल प्रमुख है जिनका हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। सैद्धांतिक भूगोलवेता स्थानीयकरण की व्याख्याओं में वेरिएबल्स, जिनको हम चर बोलते हैं, सहचारी यानी कॉम्बिनेशंस पर विशेष जोर देते हैं और स्थानीयकरण के कारणों पर भी कम ध्यान दिया जाता है। सैद्धांतिकरण में गणितीय विधियों, सांख्यिकीय पद्धतियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक उपागम के अध्ययन में एक आदर्श स्थिति की कल्पना की जाती है, क्योंकि यह इस प्रकार का अध्ययन उन लोगों ने किया है जिनको गणितीय भूगोल से अधिक प्यार था, अधिक स्नेह था। तो गणितीय विधियों का प्रयोग करके, जिसमें मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशंस, इस आधार पर एक तत्व को पकड़कर उस तत्व का अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार का संबंध है, उस प्रकार के संबंधों को एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषित करने के लिए इस तरह के सैद्धांतिक उपागम
विकसित किए हैं और विभिन्न उद्योगों की स्थिति कहाँ होगी, कच्चे माल पर होगी, कृषि क्षेत्र में कहाँ होगा, जैसे वॉन थ्यूनेन ने जर्मनी में एक आदर्श प्रदेश मानते हुए कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। हालांकि फील्ड में व्यवहारगत में इस तरह के मॉडल्स बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, उनसे समरूप मॉडल दिखाई देंगे, परंतु व्यवहार और सिद्धांतों में जो अंतर है उसको भी हमें समझना पड़ता है। इस प्रकार ये तीसरा उपागम है। पहला क्रमबद्ध उपागम, दूसरा सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम, तीसरा सैद्धांतिक उपागम। चौथा है आगमन और निगमन विधियाँ, इंपीरियल और डिडक्टिव मेथड्स। अध्ययन के इन तीनों उपागम में विश्लेषण की विधि के आधार पर पुनः हम इनको दो वर्गों में रखते हैं। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागमों में जो वर्णन है, वर्गीकरण है, ये व्याख्या को प्रमुख स्थान मिलता है। इस प्रकार अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त अनुभविक ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर आधारित होते हैं। अध्ययन की इस विधि को हम आगनिक विधि यानी इंपीरियल क्लासिकल विधि कहते हैं। अनुभविक ज्ञान पर आधारित इस विधि के विपरीत वर्तमान में सैद्धांतिक तर्कों के आधार पर एक विधि विकसित की गई है जिसका प्रयोग किया जाने लगा। इसे हम निगमन विधि कहते हैं, डिडक्टिव कहा जाता है। इस विधि में कुछ मान्यताओं को लेकर कुछ तर्कों के आधार पर उस परिस्थिति में संभावित दशाएं परिकल्पित की जाती है और इस विधि का उपयोग अधिक लाभ देने वाले वितरण के निर्धारण में अधिक होता है। कुछ ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं जो वास्तविक उत्पादन प्रतिरूप यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन पैटर्न है के स्थान पर अनुकूल स्थिति ऑप्टिमम, जैसे माल्थस का आपने जनसंख्या सिद्धांत सुना होगा, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, पर उसको अधिक उचित समझते हैं, जिसके लिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग यानी ग्राफ के ऊपर किस तरीके से कोई वेरिएबल्स आगे बढ़ रहा है, वो आदर्शतम स्थिति में लीनियर प्रोग्रामिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है। और अगला है तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। ये 19वीं शताब्दी की देन है। वर्तमान में आर्थिक भूगोलवेताओं द्वारा तंत्र विश्लेषण उपागम का अधिक उपयोग किया जा रहा है, इस पर ध्यान भी अधिक दिया जा रहा है। इसमें तंत्र में क्षेत्रीय संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कार्यों के अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता और समग्रता पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में यह प्रणाली या तंत्र का एक समूह होता है जिसमें तत्व और उससे संबंध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित और आश्रित होती है। प्रोफेसर हॉल, प्रोफेसर हेगन के अनुसार जो तंत्र है वो तत्वों का एक समूह है जिसमें तत्व और उससे संबद्ध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। इसे जो उन्होंने कहा है उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ मैं। द सिस्टम इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विथ द रिलेशनशिप बिटवीन the objects and their attributes। ल्यूडविग वॉन बेस्टालेंसी ने 1951 में सामान्य तंत्र सिद्धांत द जनरल सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिससे प्रभावित होकर 1966 में ही 1966 में हॉल और हेगन ने एक प्रणाली उपागम के महत्व पर प्रकाश डाला। यहाँ पर हमने उन्हीं हॉल और हेगन के तंत्र विश्लेषण की चर्चा की है। और अंतिम है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम द रिसोर्स यूज प्रोसेस अप्रोच। स्पेंसर नामक आर्थिक भूगोलवेता ने आर्थिक भूगोल के अध्ययन पर एक अन्य उपागम संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम का विकास किया। इसके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के संसाधन उपयोग हेतु प्रक्रियाओं को दो मूलभूत वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वे प्रक्रियाएं जो संसाधनों के उपयोग से संबंधित है और दूसरा वे प्रक्रियाएं जो तत्वों के क्षेत्रीय और स्थितिक अंतराल इंटरवीनिंग स्पेस को समाप्त करने से संबंधित है। स्पेंसर का मत है कि संसाधन उपयोग संसाधन प्रसंस्करण गहन भूमि उपयोग से संबंधित तकनीकों और स्थितिक अंतराल के विश्लेषण द्वारा आर्थिक भूगोल के गत्यात्मक स्वरूप को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। वर्तमान में सर्वाधिक रूप से तंत्र विश्लेषण और संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागमों पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। इससे एक बार पुनः ऐसा समझा जा सकता है कि वे प्रक्रियाएं जो तत्वों की क्षेत्रीय स्थिति का अंतराल को समाप्त करने से संबंधित है, जैसे कि संसाधन उपयोग संसाधन प्रसंस्करण, यानी जिस तरीके से खेती की जा रही है, खेती के साथ
फूड प्रोसेसिंग की यूनिट की जा रही है। फिर उसमें गहन भूमि उपयोग से संबंधित तकनीकें, यानी जो एक ही स्थान पर उसका बार बार गहराई तक किसी चीज़ में उपयोग किया जाता है, जैसे चावल का गहन भूमि उपयोग होता है, इसी तरह से सब्जियां, फल उत्पादन में गहन भूमि उपयोग की तकनीकें काम में ली जाती है। और इनके बीच में जो अंतराल में जो विश्लेषण है, वहाँ पर जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक जो विकास होता है, उस आर्थिक विकास और उसके तंत्र को समझने के लिए संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम का सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल के अध्ययन की जो विधियां विभिन्न विद्वानों द्वारा विकसित की गई है, एक बार पुनः उन्हें मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। पहला क्रमबद्ध उपागम, जिसमें क्रमबद्धता के साथ अध्ययन है, पूरी पृथ्वी एक इकाई है। दूसरा प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। तीसरा सैद्धांतिक उपागम। चौथा आगमन और निगमन विधियाँ। पांचवा तंत्र विश्लेषण। और छठा और अंतिम संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। इस प्रकार से इन उपागमों के प्रयोग से ही विभिन्न आर्थिक भूगोल की शाखाओं का जन्म हुआ है। और आर्थिक भूगोल की कौन सी शाखाएं जो सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है, उनका हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।